नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अचानक पहुंच गए। अमित शाह ने अस्पताल का दौरा किया, डॉक्टर और नर्सों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि शाह ने डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाया है, हर समस्या को दूर करने का उनसे वादा भी किया है। तो अमित शाह अचानक से पहुंच गए एक अस्पताल। आपको बता दें, पहले से इस बारे में कोई जानकारी अस्पताल प्रशासन को नहीं थी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उस पर मीटिंग गृह मंत्री की ओर से की जा रही है। और इन सब के बीच एक अस्पताल का दौरा, वहां पर डॉक्टर नर्सों से मुलाकात कर एक तरफ उनका मनोबल बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री की ओर से यह जानने की कोशिश की गई कि अस्पताल में आखिर किस तरह की दिक्कतें हैं और जो मरीज वहां पर जा रहे हैं क्या उन्हें सही इलाज दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए गृह मंत्री किस तरह से मास्क लगाकर तमाम जो नर्स हैं उनके साथ आपको दिखाई दे रही है तस्वीर में। मेडिकल स्टाफ उन सभी से बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, किस तरह की दिक्कतों का सामना मेडिकल स्टाफ को करना पड़ रहा है उसके बारे में भी उन्होंने संज्ञान लिया। इसके साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाएं और ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए ताकि वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, दिक्कतें मरीजों को ना हो, इसका भी जायजा बाकायदा गृह मंत्री की ओर से लिया गया है। आपको बता दें, एक ऐसे वक्त में जब राजधानी के आंकड़े सभी को डराने लगे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार आपस में मिलजुल कर काम करें। उसी के मद्देनजर एक तरफ गृह मंत्री ने कई मीटिंग भी की जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शामिल थे, और वहीं अब अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स के भीतर एक विश्वास बहाली की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ इंतजामों का जायजा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस संक्रमण को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ बैठक भी की। बैठक में क्या निर्णय लिए गए, इस रिपोर्ट में देखिए। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इससे ठीक पहले गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे थे। बैठक में तय किया गया, दिल्ली में 20 जून से 18,000 टेस्टिंग रोज की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव के रूप में ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमानी हो रही है उसके चार्जेस फिक्स किए जाएं और उस पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। रोज 2000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 के पार चला गया है। 1300 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए कोरोना को राजधानी से कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16,000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री को कुछ सुझाव दिए गए और दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। एक बड़ा प्रश्न उठता है जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पेपर एविडेंस के तौर पर पेश किया गृह मंत्री जी को, जिसपे उन्होंने जांच के लिए भेजा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, जिसमें 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जिसमें 2609 बेड हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम से द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है, यह बड़ा प्रश्न उठता है लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दिल्ली में जो हाल है वो बेहद डराने वाला और भयानक है। सरकार जो कर रही है सो कर रही है, मगर दिल्ली वालों को भी समझना होगा कि वो लापरवाही ना बरते। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से दिल्ली की स्थिति विस्फोटक है, इसलिए सभी की कोशिश है कि दिल्ली को बचाया जाए।
खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आगे आकर मोर्चा संभाला है और साफ कर दिया है कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और कोरोना को हराना होगा। जितेंद्र बहादुर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि कम से कम कदम आगे बढ़ाए जाएं उस दिशा की ओर जहां पर दलगत राजनीति पीछे छूट जाए और लोगों को राहत मिल सके। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री ने दौरा भी किया। एलएनजेपी अस्पताल, आपको बता दें, दिल्ली का वो सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, और कुछ दिन पहले वहीं के वायरल वीडियो ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इंतजामों की जो बदहाली वहां पर देखने को मिली थी। फिलहाल गृह मंत्री ने एक तरफ डॉक्टर्स को भरोसा दिलाया तो वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से इंतजामों का जायजा भी लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं देश और अलग अलग प्रदेशों में इस वक्त कोरोना के मामले क्या हैं। एक एक करके मैं चाहूंगी बड़ी स्क्रीन पर आप मुझे आंकड़ा दें। देश का कोरोना अपडेट इस वक्त क्या है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3,32,424 कुल केस देश भर में। हालांकि 1,69,798 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 9,520 लोगों की जान चली गई है। कोरोना का ये देश भर का पूरा आंकड़ा है। देश में कोरोना का ये अपडेट 3,32,424 कुल केस, जिसमें से 1,69,798 लोगों को ठीक किया गया है। ये अपने आप में राहत भरी खबर है। वहीं अलग अलग राज्यों की बात करें, सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। 41,182 कुल संक्रमित, हालांकि 15,823 लोग ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में 1 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है। 1,07,958 कुल संक्रमित मरीज, 50,978 ठीक किए गए हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो डराने वाला है महाराष्ट्र का। तमिलनाडु में 44,661 कुल संक्रमित, जबकि 435 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु में 24,547 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात की बात करें, 23,544 कुल संक्रमित, 16,325 ठीक हुए हैं। 1,477 लोगों की जान गई है। ये गुजरात का आंकड़ा है। वहीं अगला उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा, 13,615 कुल संक्रमित, 8,268 ठीक हुए हैं। 399 लोगों की जान गई है यूपी में। राजस्थान 12,694 कुल संक्रमित, 9,566 ठीक हुए हैं। 292 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान का ये पूरा का पूरा आंकड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का सबब एक तरफ जहां महाराष्ट्र, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली। कोरोना के डर से दिल्ली में एक IRS अफसर ने सुसाइड कर लिया। यह भी आज की बड़ी खबर। हालांकि कुछ रोज पहले ही उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन वो इस डर से उबर नहीं पाए कि उनको आगे कोरोना हो सकता है। काल का दूसरा नाम बनता कोरोना। बीमारी से पहले मौत का डर, कोरोना से पहले कोरोना की दहशत। जी हां, भले ही लाखों लोग कोरोना को हराकर घर लौट रहे हैं, लेकिन एक से दूसरे में आसानी से फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी ने दिलो दिमाग को डर और दहशत से भर दिया है। इतना डर कि दिल्ली के एक IRS अफसर ने कोरोना की पुष्टि होने से पहले ही मौत को गले लगा लिया। रविवार शाम शिवराज सिंह नाम के इस अफसर ने कार में एसिड जैसी कोई चीज पी ली। द्वारका की सोसाइटी में रहते थे 2006 बैच के IRS अफसर शिवराज। पुलिस को खुदकुशी की खबर DDU अस्पताल से मिली। रविवार की शाम को द्वारका सेक्टर 6 के सन्मति कुंज अपार्टमेंट में रहने वाले IRS अधिकारी शिवराज सिंह यहां से अपनी गाड़ी से निकले और अपने अपार्टमेंट के पास उन्होंने अपनी कार के अंदर कुछ पदार्थ पी लिया। गार्ड ने इस पूरे मामले की इत्तला शिवराज सिंह के परिवार को दी। परिवार गाड़ी के पास पहुंचाया। फौरन ही DDU अस्पताल में शिवराज सिंह को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिवराज ने एक हफ्ते पहले कोरोना टेस्ट कराया था। रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन सुसाइड नोट के मुताबिक उनको कोरोना का डर था। उन्होंने लिखा, मुझे कोरोना हो जाने का डर है। डर रहा हूं कि कहीं पहले मुझे और फिर मुझसे मेरे परिवार को कोरोना ना हो जाए। मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि ये वक्त नाजुक है, लोग डरे हो सकते हैं। ऐसे में चिंता या उदासी दिखे तो ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए। पहले आप बैठ के कोशिश करके मन की बात समझिए दूसरे व्यक्ति की जो परेशान है, और अगर लगता है कि किसी वजह से वो बात क्लियर नहीं हो पा रही या मेंटल सिम्टम्स प्रॉब्लम के बढ़ रहे हैं, तो बेझिझक होकर किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लें, जिससे हम इस तरह की ट्रेजेडीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और इस तरह की प्रेशियस लाइफ्स को सेव कर सकते हैं लूज करने से। ये समझने की जरूरत है कि कोरोना को हराया जा सकता है, चाहिए तो बस हौसला।
पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना से डरने वाले लोगों को समझना होगा कि ठीक होने वाले लोगों की एक लंबी बड़ी तादाद है, एक बड़ी फहरिस्त है। कोरोना से डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली और नोएडा में कोरोना के तेज मामलों के बीच सीमा विवाद भी गहराता जा रहा है। आज सुबह से नोएडा दिल्ली सीमा पर दोनों तरफ से गाड़ियों का लंबा जाम लगा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर लोग घंटों ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। नोएडा ने पहले ही सख्ती कर रखी है, जिसके तहत बिना पास की एंट्री नहीं दी जाएगी। तो दिल्ली ने सीमा तो खोल दी, लेकिन हर आने वाली गाड़ी की सख्त चेकिंग की जा रही है। पुलिस में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस सतर्क है और पुलिस वाले भी मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड के साथ ही जांच कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारी ट्रैफिक जाम है, जाहिर तौर पर उसने लोगों की परेशानी, मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। घंटों तक जरा सोचिए, गाड़ी में लोगों को बेबस होकर इंतजार करना पड़ रहा है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कम से कम ऐसी जाम की बुरी हालत ना बने, इसको लेकर प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। और इन सब के बीच एक खबर मुंबई से सामने आ रही है। आपको बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर अब विमानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, मुंबई एयरपोर्ट से अब हर रोज 100 उड़ानें होंगी। 100 उड़ानें टेक ऑफ लैंड करेंगी। 50 से बढ़कर 100 फ्लाइट के ऑपरेशन को अब मंजूरी दे दी गई है। मुंबई, महाराष्ट्र, जहां पर कोरोना संक्रमित मामले सबसे ज्यादा हैं, वहां के मद्देनजर फिलहाल ये बड़ा फैसला हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट से अब हर रोज 100 उड़ानें होंगी। पहले ये 50 थी, 50 से बढ़ाकर अब इसको डबल कर दिया गया है। 100 फ्लाइट के ऑपरेशन को मंजूरी दे दी गई है और वहां पर एहतियातन हर वो कदम उठाए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ बनी रहे, वहीं दूसरी तरफ बिना मास्क के, बिना फेस शील्ड के लोग ट्रैवल नहीं कर पाए और लोगों को बकायदा जांच से ही होकर फ्लाइट के अंदर एंट्री मिलेगी। उधर मुंबई में करीब 3 महीने बाद आज से लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सेवा सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही की गई है। करीब 3 महीने के बाद जब लोकल सेवा शुरू हुई तो यात्रियों के चेहरे खिल उठे। यात्री कृपया ध्यान दें, 5:30 की विरार के महाराष्ट्र में कोरोना की भयानक मार के बाद करीब 3 महीने तक बंद पड़ी मुंबई की लाइफलाइन फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी। ऐसा नहीं है कि सारे मुंबईकर इस लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ये उन्हीं के लिए होगी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग होंगे। लगभग 2.25 महीने के बाद आखिरकार मुंबई की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन की सर्विसेज को आज से शुरू किया जा रहा है। जो वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन की दोनों सर्विसेज है वो आज से शुरू की जाएगी। बहुत सारे नियम्स लगाए गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और जो गवर्नमेंट और महाराष्ट्र से जिनको परमिशन दी गई है, वही लोग जो है लोकल ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वही लोग लोकल ट्रेन की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी अगर जो मैं बात करूं तो ये लोकल ट्रेन की जो कैपेसिटी होती है सीटिंग 1200 की होती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ठीक तरीके से फॉलो किया जाए इसलिए अब इसे 750 तक ही रखा गया है। समझिए कि मुंबई में कितनी लोकल चलनी शुरू हो गई और ये कब से कब तक चलेंगी। 73 जोड़ी ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। सुबह 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी लोकल। चर्च गेट और विरार के बीच सबसे ज्यादा ट्रेन। कुछ लोकल ट्रेन धानु रोड तक चल रही है। 200 ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। 130 ट्रेन सीएमएसटी कसारा, करजात, कल्याण, ठाणे। 70 ट्रेन सीएमएसटी पनवेल रूट पर चल रही है। यह भी जान लीजिए कि इन ट्रेन में चलने के नियम क्या होंगे। आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही स्टेशन पर एंट्री होगी। टिकट लेते वक्त आईडी कार्ड दिखाना होगा। स्टाफ को कलर कोड वाले क्यूआर कोड आधारित ई पास दिए गए। बीमार और कंटेनमेंट जोन से आने वाले शख्स को एंट्री नहीं मिलेगी। नियम सख्त हैं, मगर जो लोग इन लोकल में सफर कर रहे हैं वो बेहद खुश हैं। अभी मैं भाईंदर से आया हूँ, 4 घंटे से बस से जा रहा हूँ, लेकिन आज से ट्रेन चालू हो गए तो 1 घंटे में आ गए। अभी बहुत कन्वीनियंट हो गया, एक सीट पे एक बैठ रहा है और सभी के मुंह पे मास्क है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार है।
लेकिन फिर भी मुंबई धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौट रही है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। मुंबई महाराष्ट्र की जिंदगी जल्द ही पटरी पर आए और साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद भी कम हो, इस उम्मीद के साथ आज की कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। पाकिस्तान की घटिया करतूत। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है, जिन पर हिट एंड रन का केस लगाया गया है। पाकिस्तान के इस करतूत पर भारत ने बेहद सख्त रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान की नापाक साजिशें अब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान ने उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को हिट एंड रन केस में पकड़ा है। पाकिस्तान मीडिया की ओर से आई खबर के मुताबिक पुलिस ने दोनों कर्मचारियों पर एक पैदल चल रहे यात्री को ठोकर मारने का आरोप लगाया है, जिसमें यात्री घायल हो गया। पाकिस्तान की इस करतूत पर भारत सख्त नजर आ रहा है। कड़ा एतराज जताते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त सैयद हैदर को समन भेजा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज सुबह से 2 भारतीय कर्मचारियों के लापता होने से हड़कंप मच गया। दोनों कर्मचारी सुबह एक गाड़ी से आधिकारिक ड्यूटी के लिए उच्चायोग जाने के लिए निकले, लेकिन वहां पहुंचे नहीं। इसमें एक ड्राइवर था, जिसके बाद दोनों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। और भारत ने ये मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाया है। पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत न करे और जो इंटरनेशनल जेनेवा कन्वेंशन है उसका पूरी तरह पालन उसको करना चाहिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक अधिकारी को जासूसी करने के दौरान हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार उनके खिलाफ शिकायत दर्ज किया था। इसके बदले में हमारे अधिकारी को अगवा किया, ये मैं शंका करता हूं। सबसे बड़ी बात कि ये मामला उस वक्त आया है जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के एक राजनयिक को परेशान करने और डराने की कोशिश कर रही थी। इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया का पीछा भी किया गया था। वहीं पाकिस्तान गौरव की जासूसी करने की भी कोशिश कर रहा था, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। ये बिल्कुल साफ है कि इन्हें ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने कैद कर लिया है और उनके खिलाफ वो बहुत ही आक्रामक कार्रवाई करेगी और उनको डराएगी। इससे पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 वीजा सहायकों को हिरासत में लिया था। इन पर भारतीय सुरक्षा तैयारियों सहित आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं की जासूसी करने का आरोप था। पाकिस्तान के इन दोनों अफसरों को भारत ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया था और वापस पाकिस्तान भेज दिया था, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ था, जिसके बाद वो लगातार इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग पर निशाना साध रहा है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला, आज तक। पाकिस्तान का चाल और चरित्र कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए बात गुजरात की, जहां रुक रुक कर कांप रही है धरती, झटके महसूस किए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर गुजरात की जमीन तीसरी बार झटकों से कांप उठी, जिसके बाद भुज में दहशत का माहौल है। चौबीस घंटे के अंदर एक बार फिर गुजरात की जमीन भूकंप के झटकों से हिल गई। कल रात आए भूकंप का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 24 घंटे के अंदर राज्य में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज दोपहर कच्छ में 12:57 पर एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 आंकी गई। भूकंप का एपी सेंटर कच्छ से 15 किलोमीटर दूर था। एक दिन के अंदर गुजरात में 18 झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें 3 बड़े और 15 छोटे झटके शामिल हैं। कल भी गुजरात में भूकंप का झटका रात करीब 8 बजे आया था। इसका केंद्र कच्छ जिले में भचाऊ के पास था। भूकंप का झटका कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद और पाटन जैसे शहरों में महसूस किया गया, जहां ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मैं ध्यान में बैठी थी
और 4 के 5 सेकंड तक ऐसी जमीन हिली ना कि मैं घबरा के सीधी बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ हुआ है, फिर सबने बताया कि भाई भूकंप ही है। भूकंप की त्रासदी झेल चुके भुज में इस वक्त दहशत का माहौल है, जहां 11 झटके महसूस किए जा चुके हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको देते हैं। 9 दिनों से लगातार तेल के दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। बाकायदा उनकी ओर से एक ग्राफिक्स भी शेयर करके यूपीए के दिनों की और साथ ही एनडीए के दिनों की तुलना की है। फिलहाल 9वें दिन किस तरह से तेल के दाम बढ़े हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तारीखों के हिसाब से लगातार बढ़ते हुए तेल के दाम जो आम आदमी के लिए और उनके परिवारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बाकायदा राहुल गांधी ने इसको शेयर किया है और इसके जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि कच्चे तेल का दाम क्या था और उसके बाद हमने किस तरह से किन दामों में पेट्रोल को दिया, और देखिए एनडीए सरकार ने कैसे दाम बढ़ा दिए हैं। इसके जरिए दरअसल वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यूपीए सरकार थी उस समय लोगों को राहत थी, महंगाई नहीं बढ़ी थी, तेल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे थे, जबकि एनडीए सरकार के आने के बाद महंगाई चरम पर है। ये बताने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए, दरअसल ये ग्राफिक्स राहुल गांधी की ओर से अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया है। इसके जरिए उन्होंने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। और अब बात सुशांत सिंह राजपूत की कर लेते हैं, जो आज पंच तत्व में विलीन हो गए। नम आंखों से उन्हें विलेपार्ले के शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई एक तरफ दंग है, सन्न है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, लेकिन वजह क्या रही, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिसने सुशांत को अंदर से इतना ज्यादा कमजोर कर दिया था कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। आपको बता दें, जिस वक्त उनका अंतिम संस्कार किया गया उस वक्त श्रद्धा कपूर, उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती, दूसरे और भी बॉलीवुड के उनके सह कलाकार मौजूद थे। और वहीं उनके परिवार से उनके पिता, उनकी तीनों बहनों की मौजूदगी थी। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी पर हमारे खास पेशकश आगे जरूर देखिएगा। क्या गम था जिसको छिपा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।